क्या कहते हैं, माइक एक बार बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है बैकग्राउंड में ना। तो जब क्वेश्चन पूछना होगा तो अब ऑन कर लेना। थैंक यू। ओके, so in last class we have discussed like few things. Uh, this like introduction part, the few you can say um, these different kind of stage, withdrawal, tolerance, all those things, and different like what is craving, psychological craving, all those things. If you have not attended, I think Vedant, you have not attended. You like you can watch the like recorded video that we I have recorded for the class, right? Right. So now we'll start with the management. Straightforward with management. What is management of substance use disorder? ठीक है? तो first thing that we have to understand, it is a comprehensive management. अगर आप दोनों लोगों का एक्सपीरियंस भी है इन दिस एरिया तो यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट. इट इज नॉट लाइक कि आपने सिर्फ डिटॉक्स कर दिया और हो गया. इट इज नॉट लाइक आपने सिर्फ काउंसलिंग कर दी तो हो गया. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. इट इज रिक्वायर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान. सो अब चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो ड्रग हो, दोनों ही, पिछली बार भी हम पिछली क्लास में बात किया कि जो उनका मैकेनिज्म है दैट इज सिमिलर, है ना. तो अब मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस. सबसे पहले अगर कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, सपोज द पर्सन इज कमिंग टू यू फॉर काउंसलिंग और द पर्सन इज कमिंग टू द रिहैब सेंटर फॉर द ट्रीटमेंट, तो व्हाट वी डू इज फर्स्ट, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं तो मेडिकली फिट है कि नहीं है. क्योंकि ऐसा होता है, पता चला आपने एडमिट किए या काउंसलिंग की, यू आर काउंसलिंग फॉर द एडिक्शन एंड ऑल, एंड बट दे आल्सो हैव सम फिजिकल प्रॉब्लम्स. किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोलन है, किसी को मतलब कोई और प्रॉब्लम है. सो उसको भी ठीक करना मुश्किल है, बिकॉज इफ द पर्सन इज इन पेन और इन प्रॉब्लम, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू यू कैन से टू इन्वॉल्व प्रॉपरली इन ट्रीटमेंट. ठीक है. तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका ट्रीटमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. देन इश्यू ऑफ मोटिवेशन, वी ऑल नो बिकॉज यू बोथ आर वर्किंग, तो यू नो it is very very difficult to motivate the client. They are not motivated to get treatment. Most of them, they remain in denial. What is denial? You know what is denial? Denial, आप में से कोई बताएगा? किसी चीज को नकारना, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना. हाँ, जैसे ड्रिंक करते हैं या ड्रग लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज्यादा नहीं है, कभी जब छोड़ दूंगा, तब जब मन होगा तब छोड़ दूंगा, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट. राइट. है ना. तो इस तरह की चीजें, उसको हम डिनायल बोलते हैं. ठीक है. माइक बंद कर लीजिएगा. देन आता है लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट. तो यू रिक्वायर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ऑल्सो, कि आप किनके साथ उठते बैठते हैं, क्या जब आप खाते हैं, बैठते हैं, उठना बैठना, वो सारी चीजें, या आपका क्या है कि मॉर्निंग टू नो फिजिकल एक्टिविटी, नो वर्क, यू आर बोर्ड, एंड देन देर आर हाई चांसेस दैट बेटा मैं क्लास में हूँ. हेलो हेलो बेटा, मैं क्लास में हूँ, सेशन ले रहा हूँ. ठीक है. Anna, so I will send you the certificate. Don't worry. I will send you the certificate. It will take some time. Right? Maybe next week you will get the certificate. Anna? हाँ, तो आपको मिल जाएगा. मैं भी क्लास में हूँ, है ना. ठीक है, इसलिए नहीं उठा रहा हूँ. Okay, so we were talking about lifestyle management. So lifestyle adjustment means what changes you want to do. Like it is recommended that you don't go to that places where you used to take drink or like drugs. Don't like
sit with those people like who are taking drugs and all. So these kind of things are there. So lifestyle change adjustment are also required, and then find some alternative ways. Like you are enjoying your alcohol or drug, so you have to find out some other thing what you were enjoying before you are into drug and alcohol. So you may have some or other kind of hobbies and also that you have to. And reducing the risk, we were already told कि क्या करना है क्या नहीं करना है. What we'll talk about that in detail also. Developing skill to cope, because we have seen the people who are in drugs and alcohol or is any kind of dependence, they are impulsive, they are not able to understand sometimes emotions, so they are not able to respond few things. They वो coping skills नहीं होता है. If they are angry, they don't know how to express it. When they are feeling like they have any kind of feeling that may be positive like love and all, so they are not able to express, so that creates a lot of tension and stress, so that also affect them, and they can go towards the substance. So that skills also we have to inculcate in our client. तो उनमें हम लोगों को उनकी जो कोपिंग स्किल्स हैं उन पे भी काम करना होता है. एंड टू प्रिवेंट द ओकेजनल लैप्स, कि जो लैप्सेस हो रहे हैं, रिलैप्स होते हैं, वी ऑल नो दस बहुत ज्यादा रिलैप्सेस होते हैं. तो ऐसा होता है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, यू कैन से कि व्हेन द पर्सन इज कमिंग टू यू फॉर द ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो वो बाहर जाता है तो कुछ दिन के बाद फिर रिलैप्स हो जाता है, फिर जाता है फिर relapse, तो ये होता रहता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. क्या वो अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहा है, या उसका मोटिवेशन लो है, या उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, या उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या है. तो कौन सी चीजें हैं जो उसको लैब्स की तरफ ले जाती हैं, तो उसको तो उन पे हमें काम करना होता है. जब हम काम करेंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू मैनेज दैट. उसको चेंज, तो विद ईच रिलैप्स वी हैव टू फाइंड आउट क्या रीजन. हाँ, Excuse me, sir. There's a question. Why you said that relapse is the part of recovery? एक बार फिर से बोलिए, clear समझ में आया मुझे. Relapse is a part of recovery. ऐसा लैब में हमें बताया गया था. क्या बताया गया था, फिर से बोलिए. Relapse is a part of recovery. यस यस यस. हाँ, भाई. अच्छा, ऐसा क्यों है, आप ये पूछ रहे हैं ना. हाँ, you are asking why they are saying relapse is a part of recovery, right? हाँ, right sir. राइट. देखो, जैसा मैंने बात किया कि रिलैप्स जो है क्योंकि ये मल्टी फेसिटेड प्रॉब्लम है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, कि आपका पर्सनालिटी फैक्टर भी है. अगर आप बहुत ही रिस्क टेकिंग है और एग्रेसिव हैं, इम्पल्सिव हैं, तो आपके ज्यादा चांसेस हैं ड्रग्स की तरफ जाने के लिए. तो एक फैक्टर हो गया आपकी पर्सनालिटी फैक्टर्स हो गए. तो दूसरा फैक्टर क्या हुआ, आपकी जेनेटिक्स भी हो सकता है. अगर फैमिली में कोई ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है या ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं लेने के. ठीक है. तीसरी चीज आपका होता है आपकी कोपिंग स्किल्स, कि आप कैसे कोप अप करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. तो ये, और आपका जो इन्वायरमेंट है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल, ऑल दोस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, राइट. तो आपको वो सीखने में कि आपकी कमी क्या है, आपकी चीजें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ड्रग्स की तरफ या अल्कोहल की तरफ लेके जाती हैं. तो उसको समझने के लिए हमें टाइम चाहिए. जो चीज आपने अब पिछले 20, 25, 30 सालों में सीखी है, तो कई बार वो नहीं होता. एंड व्हेन यू टेक इट कंटिन्यूअसली, you become physically dependent on that also. So when you are physically and psychologically dependent, तो it takes time to understand, to introspect कि कहाँ पे problem है. तो with each relapses you have to figure out, you have to analyze that thing कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस situation में हुआ, और इसको हम आगे कैसे prevent कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है. दूसरी चीज, अगर चीजें ठीक चल रही हैं, सपोज पिछले 1 साल से 6 महीने से आप पूरी तरह से ठीक चल रहे हैं, रिलैप्स नहीं हो रहे हैं, तो देन ऑल्सो यू हैव टू लाइक एनालाइज कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस
रही हैं या कंटिन्यूएशन में रही है, जिसकी वजह से मुझे इतनी अर्ज नहीं हुई, मैं अपने आप को मैनेज कर पाया। तो ये समझने में टाइम लगता है। तो दैट इज व्हाई, एंड in most of the cases they relapse and come back, they relapse and come back, and gradually they learn. If they learn, sometimes it happens if you are not working on that, तो आप 10-20 टाइम्स भी आप रिलैप्स में होते हैं, तब भी आप कुछ सीख नहीं रहे अपने रिलैप्स से, तो फिर प्रॉब्लम है, तो आपको ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी से इट इज ए पार्ट ऑफ रिकवरी। बिकॉज if like suppose you are thinking or your family is thinking कि एक बार ट्रीटमेंट लिया और आप ठीक हो जाएंगे, रिलैप्स नहीं होंगे, तो वो डिमोटिवेशन एक क्रिएट करता है, होपलेसनेस क्रिएट करता है कि मैं तो ठीक नहीं हो सकता, या फैमिली मेंबर को ही लग सकता है कि आप तो, ये लड़का तो ठीक ही नहीं होगा या ये ठीक ही नहीं हो सकता। तो हैपन, तो बिकॉज we have to learn and understand there is a biology, there is a psychology, there is a personality that is affecting you, your environment is affecting you, and and there may be some psychiatric issues also if you are taking it from long time, or physical issues। तो उन सब चीजों को समझने और करने में टाइम लगता है। तो यूजुअली इट हैपेंस, रिलैप्स होते हैं, और अगर हम उनको कॉन्शियसली एनालाइज करें, समझें, तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं टू रिकवर प्रॉपरली। आई थिंक आपको आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं? हाँ, यस, समझ में आया। हाँ, वेदांत, वेदांत जी आपको कोई क्वेश्चन? हेलो सर। ओके ओके, तो हम आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ होगा, तो आप मेरे से किसी भी वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं बिटवीन, है ना? आप सुन रहे हैं क्या मेरा बात? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है क्लियरली। ये आपने अभी जो बोला है, जो रिलैप्स इज द पार्ट ऑफ रिकवरी, सर हाँ, ये रिकवरी होगा या फिर पार्ट ऑफ द डिजीज है? फिर से बोलिए, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? रिलैप्स इज द पार्ट ऑफ रिकवरी होगा या फिर रिलैप्स इज द पार्ट ऑफ आवर डिजीज? हम देखो लोग का ये पार्ट है रिलैप्स, या फिर हम लोग का रिकवरी का पार्ट होगा? देखो क्योंकि स, हाँ बेसिक तो बोलता है ये पार्ट ऑफ द डिजीज बोलते हैं इसको, रिलैप्स है ना? हाँ, मैं वो क्लेरिफाई करता हूँ मैं। जब आप जी इसको आप लास्ट सेशन में नहीं थे जब हम थे, तो जी इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जी वंस यू आर इनटू एडिक्शन, ठीक है, यस सो हम क्या कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं यू आर क्योर्ड, वी से यू आर इन रिकवरी, यस सर। है ना? तो जी द प्रॉब्लम जिसको हम डिसीज बोलते हैं, द डिसीज इज देयर, राइट? राइट राइट So when you say it is relapse, so it is a part of disease, and as well as a part of the treatment also. By the disease is there. Once you are addicted to alcohol or drug, so we say it is like, we never say you are cured. We say you are in recovery. In recovery means the disease is there, right? So when disease is there, so recovery and treatment and disease, it is a part of that thing. You can say it is a part of disease, you can say it is a part of recovery, because you ओके remain in recovery. We don't say, even if you have left it for like 50 years, then also we say you are a recovery addict, right? Because राइट राइट there is always a chance that you get relapsed. यस सर और ऐसा होता भी है, लोग 10 years, after 15 years, 20s, you know around people around you, they get relapsed because of some triggers or something, or some overconfidence, right? राइट राइट सर, आई एम ऑल्सो एन पुलिस ड्रग एडिक्ट। हाँ हाँ हाँ। आई वाज been from since 2018, हम्म। now I am हाँ। working fully drug ओके, addict। एक मिनट, हेलो। हाँ, can you call me after some time, because right now I'm in a session. Okay. Or I'll call you back after 8. Either I will call you after 8 p.m. Okay, so call me tomorrow morning, right? Anytime. Okay. आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। Sir, I was in poly addict. Clean time from October 2018। So then we have to every day, because that is why they say each day you have to work on yourself.
one अच्छा, day at a time, right? One right, step at a time. So that is why we call, because as soon as you become overconfident, you are gone, gone. That's right? So we know right. all these things. Yes. So, and there is like when we say this is a problem, it is not a problem of like psychological nature or medical nature. It is a combination of all these things. So it is a biopsychosocial problem. It changes your biology, it changes your psychology, and there are social changes also, or social situations also. तो जो ट्रीटमेंट है, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स. ठीक है, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम नहीं ना, ट्रीटमेंट तो देयर इज प्रॉब्लम, तो देयर इज अ ट्रीटमेंट. तो साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड बायोलॉजिकल, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नाउ in this course we will focus on psychological treatment, that is motivation enhancement therapy. तो psychological treatment modalities क्या है? तो we are talking about psychological treatment modalities. We will talk now all about psychological treatment modalities. ठीक है, तो there is a US institute, we call it like National Institute of Drug Addiction, NIDA. तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है ना, for the treatment. Have you heard about NIDA, NIDA? तो नहीं सुना था, हाँ, अभी नहीं, तो नहीं सुना था सर. हाँ, कोई बात नहीं. सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक गाइडलाइंस. तो जो आपके क्वेश्चंस थे बहुत सारे, जो आप अभी वेदांत आप कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन के आंसर्स भी इसमें कई सारे आप लोगों को मिलेंगे. सबसे पहली चीज, नो सिंगल ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव फॉर ऑल इंडिविजुअल. अब आपने कुछ ट्रीटमेंट के नाम तो सुने होंगे, जैसे 12 स्टेप प्रोग्राम है ना. उसी तरीके से थेरेपेटिक कम्युनिटी है. Therapeutic तीसरा, community. हाँ, तीसरा जो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो है मोटिवेशनल इनहांसमेंट थेरेपी, जो उन दोनों के साथ भी यूज की जा सकती है. देयर आर अदर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आल्सो लाइक सीबीटी, आरईबीटी, बहुत सारे होते हैं, बट दे आर नॉट ज्यादा यूज नहीं होते हैं, है ना. तो नो सिंगल ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव फॉर ऑल इंडिविजुअल. सो ऐसा नहीं है कि आपके लिए 12 स्टेप प्रोग्राम अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे के लिए भी करेगा. मे बी, हाँ, आपके लिए कर रहा है, मे बी उसके लिए थेरेपेटिक कम्युनिटी ज्यादा बेहतर काम कर गए. सो इट डिपेंड्स. तो क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देयर आर डिफरेंसेस है. तो इफ वन मॉडलिटी इज नॉट वर्किंग, तो मे बी अदर मॉडलिटी विल वर्क. सो दैट इज वन थिंग. अदर थिंग, ट्रीटमेंट मस्ट बी रीडली अवेलेबल. अब मान लिया आप रिमोट एरिया में हैं और कोई ये चाहता है कि ट्रीटमेंट हो जाए और ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है ना. सपोज यू ने सम रिमोट एरिया एंड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन, जैसे वेंकटेश जी की बात कर रहा था मैं. वेंकटेश जी, जैसे यू आर इन, सपोज यू आर इन ए मालेगांव एंड द ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन मुंबई. सो मे बी it is a distance, so maybe like people are not able to approach that place because everybody और इमीडिएटली अगर वो ट्रीटमेंट चाह रहे नहीं होगा तो कल मूड बदल जाएगा, नहीं होगा. तो ट्रीटमेंट जितना बेहतर तरीके से, जितना नियरेस्ट आपके अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आने के चांसेस हैं, है ना. कि अगर आप वेट करते हैं, टाइम लगता है कि ट्रीटमेंट आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Then treatment to be effective should attend to the multiple needs of the patient, including case management services. Means कि भाई क्लाइंट के साथ में कोई एक प्रॉब्लम नहीं होता है. समझो आप कि एडिक्शन का प्रॉब्लम है, आपका डिटॉक्स होना है, आपकी काउंसलिंग भी होनी है. साथ में मुझे ये भी देखना है कि आप जब ड्रग छोड़ देंगे या अल्कोहल छोड़ देंगे, आप करेंगे क्या. अगर आप खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं घर पे, आप क्योंकि आपने तो 10 साल 15 साल ड्रिंक किया या 5 साल किया कुछ, या ड्रग लिया, तो सारा काम सारा कुछ आपका छूट गया. होता है कि नहीं होता. एंड व्हेन यू आर नॉट टेकिंग अल्कोहल एंड यू डोंट हैव टू वर्क, लाइक देयर इज नो नथिंग टू वर्क, देयर इज नो वन टू टॉक टू, बिकॉज आपका सारा रिलेशनशिप खत्म हो गया. समटाइम
आपका क्या कहते हैं लीगल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक ड्रग्स एंड ऑल, यू आर इन्वॉल्व इन सम लीगल इश्यूज ऑल्सो, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उन सारी चीजों को भी सॉल्व करना होता है कि मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट, अगर लीगल इश्यूज है तो उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर काउंसलिंग ऑल्सो, कि आप उनको सजेस्ट करेंगे कि हायर ए लॉयर और रिजॉल्व दीज थिंग्स और टेक ए मेडिकेशन। अगर कोई काम नहीं है तो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग में कुछ जाना है अगर तो जाओ, उसको सीखो करो, और या अपने इम्प्लीमेंट करो, काम करना है तो कुछ स्किल्स सीखना वो भी जरूरी, बिकॉज अगर आप खाली बैठोगे अगेन आप यू विल गेट रिलैक्स। सो मल्टीपल लेवल पे काम करना होता है जब आप किसी क्लाइंट के साथ में काम कर रहे हैं, है ना। तो दैट यू वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट इज ए ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब आप मल्टीपल नीड्स जो है आपके क्लाइंट की कि वो समझेंगे, है ना। जैसे क्या होता है कि आप गए बाहर, आपका आपके घर में बिजनेस था, आप कर रहे थे, तो नाउ द पीपल इन द लाइक फैमिली दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू कि आप पैसे ले जाओगे, चोरी कर लोगे, ड्रिंक कर लोगे, एंड तो वो सारी चीजें भी होती है बहुत सारी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस्त थिंग कि उसको कैसे मैनेज करना, अगर नहीं करोगे तो रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके क्लाइंट के। Then counseling and other behavior treatment are critical component of substance use disorder. Sometimes हमें लगता है कि चलो अब तो ना तो बॉडी में पेन है, नींद भी आ रही है, सब कुछ ठीक हो गया, डिटॉक्स हो गए, अब डिपेंडेंसी खत्म हो गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज बॉडी का जो पेन है वो तो मेडिसिन ठीक कर दे रही है आपकी, लेकिन द प्रॉब्लम इज आपकी सोचने का तरीका भी तो प्रॉब्लमेटिक है। आपको लगता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर लेंगे सारा कुछ, आपको लगता है दूसरे लोग गड़बड़ हैं। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको नहीं आता है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करें, आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सिचुएशन में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आपको एडिक्शन की तरफ ले जाता है। इन सारी चीजों में आपको हेल्प करता है आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट इज व्हाई पीपल आर सो एम्फेसाइजिंग ऑन काउंसलिंग। इफ यू विल सी इन योर सेंटर, जो ज्यादा अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, मेंटरशिप करते हैं अपने क्लाइंट्स की, उनके ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। देन वी आर कमिंग टू फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फार्माकोलॉजिकल मतलब मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। वी हैव टू डू दैट ऑल्सो। अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल पेन है, कोई डिसीज है, उसका भी ट्रीटमेंट उतना ही जरूरी है। तो टू बी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मस्ट बी एड्रेस एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स पोस्ट ट्रीटमेंट एनवायरमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट करके काउंसलिंग करके भेज दिया वो ठीक हो गया, अब वो ठीक होके कहाँ जा रहा है, फैमिली में क्या है, तो उसका फॉलो अप किस इन्वायरमेंट। जैसे मैं बताऊं, एक बच्चा है, कुछ दिन पहले था मतलब मेरे पास केस, 25 ईयर्स का, एंड बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन। पेरेंट्स जो दोनों हैं दे आर IAS, राइट, तो दे आर लाइक ब्यूरोक्रेट्स, बोथ आर वर्किंग, ही इज ए सिंगल चाइल्ड। अब वो झारखंड का है, और वो जिस छोटी सी जगह में उसके फादर और मदर दोनों DM या कुछ है उसी एरिया में, तो और वो लेता है हेरोइन, है ना। तो अब होता क्या है कि एंड उसको कई बार पुलिस भी लेके जाती है लेकिन कुछ करती नहीं है, बिकॉज ही इज ए सन ऑफ लाइक ब्यूरोक्रेट। तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको घर छोड़ जाती है, उसके पेरेंट्स को बोल देती है कि देख लो भाई, इसको ध्यान में रखना, ये ऐसा ऐसा कर रहा है सर। तो उसको भी पता है कि वो छूट जाएगा पेरेंट्स की वजह से। एंड देन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि जहां वो रहता है, जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे सारे लोग मैक्सिमम यंग जो है दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर सेलिंग दैट, दे आर इन्वॉल्व इन दैट, दे आर यूजिंग दैट। सो अब इन्वायरमेंट ऐसा है, बड़ा मुश्किल है। तो वो कहाँ जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर हम चेंज कर देंगे तो उसके थोड़ा सा एक एड ऑन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट काउंसलिंग या ड्यूरिंग काउंसलिंग, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, क्या चीजें, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मॉडिफाई करें, समझें। उसी तरीके से अगर फैमिली में कोई ये बहुत क्रिटिसाइज करता है, कई बार होता है, दे डोंट ट्रस्ट, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज, तो क्या होता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी काउंसलिंग करना भी जरूरी होता है। तो पोस्ट घर का एनवायरमेंट क्या है आफ्टर गोइंग टू होम, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो दैट वी हैव टू टेक केयर। सर इसके बारे में जो आपने अभी बताया, हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ।
हाँ सर, तो यही हमें भी सिखाया गया था रिहैब में भी कि वो पीपीटी थियरी कहते थे, पीपल हाँ प्लेसेस थिंकिंग, कि हाँ जब आप रिकवरी में हो तो पुराने दोस्तों को छोड़ दो, पुरानी हाँ जगह जहाँ पर आप रिलैक्स होते थे वो जगह का रास्ता छोड़ दो और हाँ आपकी सोच में बदल लाओ। पीपीटी ऐसा हमें सिखाया गया था ये चीज। हाँ। लेकिन अब ये सोच को कैसे चेंज करें, उसमें काउंसलिंग हेल्प करता है। इट इज नॉट इजी थिंग। हाँ डिटॉक्सिफिकेशन और मेडिसिन लेना इट इज वेरी इजी थिंग, और ये जो चीजें हैं करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसी में काउंसलिंग आपका हेल्प करता है। यू आर राइट कि ये तीन चीजें हैं, लेकिन वो जगह को आप इजीली छोड़ सकते हो, लोगों को आप थोड़ा और इजीली छोड़ सकते हो थोड़ा डिफिकल्टी के साथ में, बट आप अपनी थिंकिंग को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। एंड वहां पे आपको काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ मतलब फ्रॉम योर ओन थिंकिंग। समझ में आ रहा है आपको? सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट डज नॉट नीड टू बी वॉलंटरी टू बी इफेक्टिव। एक मिथ होता है, जैसे कई बार डरवाते भी हैं बहुत सारे जो डिपेंडेंट लोग हैं ड्रग्स के ऊपर, वो क्या बोलते हैं कि मुझे जबरदस्ती ला के रखोगे तो मैं और पीऊंगा और करूंगा, ये सब चीजें। तो रिसर्च में इंडिकेट ये किया गया है, ये हुआ है, ये मिला है कि जो ट्रीटमेंट है वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, डजेंट मैटर, उतना ही इफेक्टिव होता है। कोई डिफरेंस नहीं आया है कि वॉलंटरी ट्रीटमेंट कराने में और इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट करने में। समझ में आ रही है बात? कई बार ये होता है कि इसकी मर्जी के बिना नहीं रखेंगे ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, ये आके और परेशान करेगा या और ज्यादा ड्रिंक करेगा, ये सब चीजें होती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हेलो? होता है सर। है हाँ ना? होता है सर ऐसा। हाँ। और रिजाइनमेंट। डिनायल स्टेज में जब वो होते हैं फर्स्ट 15 डेज, तो क्लाइंट करता भी है, जो आपके पास आता है पेशेंट, वो क्या करेगा, रोना धोना चिल्लाना, हर हर एक चीज वो ट्राई करेगा टू गो आउट, बिकॉज इज ए लॉट ऑफ क्रेविंग। और एज ए like a treatment provider, you know that, and because you also have maybe may have gone through those things, so you know that what the person is doing. तो वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है? The next is retention in the treatment is positive linked with the outcome। तो जितने ज्यादा दिन रहते हैं उतना बेहतर ट्रीटमेंट होता है। आइडियल इज 3 months कहते हैं, है ना, मतलब जो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, समटाइम पीपल दे डोंट गो रिहैब एंड दे लीव इट, बट वो बहुत ही रेयर होता है। या सम ऑफ देम आर लाइक gone for 10 days, 15 days, 1 month or 2 months, and they are like out of the drug, और तो ऐसा होता है, लेकिन दैट इज वेरी रेयर। तो लॉन्गर द ट्रीटमेंट, बेटर द रिजल्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड कोई 10 दिन के बाद चला जा रहा है तो डिनाइल में ही जा रहा है ना, तो वो जाते ही तुरंत फिर ड्रिंक करेगा या अल्कोहल लेगा या ड्रग लेगा, जो भी चॉइस ऑफ ड्रग है उसका। तो ट्रीटमेंट टू बी इफेक्टिव शुड बी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्राइव फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कैसे उसकी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्योंकि नई चीजें बीच बीच में आ सकती हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। कंप्लीट ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम सब्सटेंस यूज इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड मे रिक्वायर मल्टीपल एपिसोड ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो जैसे ना कि कंप्लीट ऑब्स्टिनेंस के लिए क्या जरूरी है, जो भी हम डिस्कस करें, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, मल्टीपल एपिसोड्स का वो ट्रीटमेंट होता है, एंड देन ट्रीटमेंट के साथ में आपका क्या कहते हैं, रिलैप्स भी होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज रिसर्च प्रूवन। एंड जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी इसका वो होता है। एंड देन देयर इज सम चैलेंजेस। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। Okay, so there are some challenges also, right? सबसे बड़ा पुअर ट्रीटमेंट रिटेंशन, लोग ज्यादा दिन तक ट्रीटमेंट में नहीं आते हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है, या एडमिट हुए हैं तो जल्दी चले जाते हैं, और उसका क्या कहते हैं इम्पैक्ट क्या होता है कि ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं आएगा,
and the problem is the choice to remain in treatment is with your client. तो आपका कंट्रोल तो है नहीं कि वो आपके पास कितने दिन आएगा या कितने दिन रुकेगा। अगर वो कहता है, उसकी फैमिली कहती है कि हम जा रहे हैं, हमें नहीं ट्रीटमेंट लेना, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज है हमारे लिए कि हाउ टू मोटिवेट द क्लाइंट टू रिमेन इन द ट्रीटमेंट, कि वो ट्रीटमेंट में बने रहें, उसके लिए हमें उन्हें वो करना होता। तो लेकिन ये भी देखा भी गया कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होता है व्हेन दे कम फॉर द ट्रीटमेंट, है ना। ठीक है। हम्म हम्म। तो एक चैलेंज तो ये है, आप सब लोगों ने फेस किया होगा, यू नो दैट इफिकेसी इज लिंक्ड विद द पेशेंट्स कैरेक्टरिस्टिक। अदर प्रॉब्लम क्या है, जो पेशेंट्स ज्यादा एजुकेटेड हैं, जो जिनका जो वो आर लाइक फ्रॉम हायर सोशल क्लास, और जिनकी सीवियरिटी, जिनकी प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम है ड्रग यूज का, जिनका मोटिवेशन बेटर है, और जिनके अंदर साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम नहीं है या कम साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उनके ठीक होने के चांसेस ज्यादा बेहतर होते हैं। जो ज्यादा जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी जिनके अंदर है, तो देर आर ग्रेटर चांसेस कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से, मतलब वो उनके इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बेटर हैं। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बहुत सारी चीजें, उसकी जो पर्सनालिटी है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो सोशल स्टेटस है, वो भी डिटरमाइन करता है कि वो उसके ठीक होने के चांसेस कितने हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग को इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, बट उनके चांसेस ये देखा गया है कि ज्यादा बेटर हैं, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड एंटायर प्रोसेस, दे कैन एनालाइज, मे बी I'm just saying that. So maybe because of that, they are more like better client. You can better in a sense, like in sense of that like improvement, वो उनका ज्यादा बेहतर होने के चांसेस होते हैं। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स थेरेपिस्ट अफेक्ट द आउटकम अगेन, क्योंकि when you are dealing with these kind of people like person who are addict, तो you all know that, and we also know that कि क्या होता है when you are denial, you use manipulations, you manipulate, you lie, you do everything because of this drug and alcohol। ऐसा नहीं है कि आप वैसे हैं या हो जाते हैं, लेकिन because you are dependent on drug, so you have to do all those things because you need drugs and alcohol or whatever drug of choice you have। So बहुत सारे ऐसे चीजें भी होती हैं। तो क्या होता है, तो to deal with them, and they are argumentative also, so and they may like argue with you everything। सो आप एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए काउंसलर, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, हाउ यू एम्पैथाइज विद योर क्लाइंट, हाउ यू लाइक negotiate with them, all those things are also very important when you are dealing with these kind of clients। तो आपकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, और अगर वो आप नहीं कर पाते हैं, तो दैट ऑल्सो क्रिएट ए चैलेंज फॉर यू टू डेवलप दोज स्किल्स सो दैट यू कैन हेल्प देम इन लाइक गेटिंग इम्प्रूव। एंड देन नेक्स्ट इज मैचिंग ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशन। तो जैसे मैंने बोला, क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स और जो ट्रीटमेंट लेने आ रहा है, समटाइम उनका भी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि ये ट्रीटमेंट लेगा 3 महीने या 6 महीने और ठीक हो जाएगा, या 1 महीने ट्रीटमेंट लेगा और ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये इनको बताना पड़ेगा कि जैसे आपको बताया गया है कि रिलैप्स इज ए पार्ट ऑफ डिसीज और पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, सो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि कैसे कैसे होगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और वो ठीक नहीं होगा, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स वो उसने फिर से कर लिया, तो क्या होगा कि उनमें एक होपलेसनेस क्रिएट होगी और आगे ट्रीटमेंट वो नहीं कराएंगे। सो वी हैव टू
check the like expectation of the family member and the client also, so that हमको एक रियलिस्टिक गोल हम सेट कर सकें कि भाई कितना अचीव कर सकते हैं, अगर रिलैप्स होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग उनसे बात करके उनकी एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करना हमें आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, लोग उसको बीच में ही छोड़ देंगे। एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay. So now this was a few general things. Now we are coming to motivation, interviewing and assessment. अब मोटिवेशन इंटरव्यूइंग क्या होता है कि मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी बाहरी और आंतरिक। हिंदी में अगर हम बोले, एक तो ये है कि आप कोई काम करते हैं, सपोज आप काउंसलिंग करते हैं ड्रग एडिक्शन सेंटर में, है ना। तो ड्रग एडिक्शन सेंटर में जब आप काउंसलिंग करते हैं, एक तो ये है कि आपको पैसे मिलते हैं इसलिए काउंसलिंग करते हैं। दूसरा पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको काउंसलिंग करने में, दूसरों की हेल्प करने में मजा आता है और अच्छा लगता है, इसलिए वो काउंसलिंग करता है। पैसे उसको मिले ना मिले, दैट डजंट मैटर, दैट इज सेकेंडरी फॉर देम। तो जो पैसे के लिए कर रहा है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन पैसे मिलते हैं तो वो करता है। दोनों चीजें भी हो सकती है कि पैसे भी मिलते हैं और अच्छा भी लगता है, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अच्छा नहीं लगता है लेकिन पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि बाहर से कोई चीज आपको वो काम करने के लिए मोटिवेट कर रही है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बिकॉज यू लाइक इट, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट, इट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आप क्यों पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट थिंग, आपको अच्छा लग रहा है, तो दैट इज ए इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म, it is important to get motivated from inside, and motivational enhancement therapy work on that thing only, because extrinsic पे तो बहुत काम कर चुके होते हैं घर वाले ऑलरेडी, कि तुम छोड़ दोगे तो तुम्हें ये दे देंगे, पॉकेट मनी बढ़ा देंगे, तुम्हें बाइक लेके दे देंगे, तुम्हें कार लेके दे देंगे, लेकिन नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है। वो लोग कंटिन्यू रखते हैं, अगर कुछ दिन छोड़ भी दिया तो दोबारा से उसी में चले जाते हैं। तो दिस हैपेंस। So the thing that works is intrinsic motivation, and उस पे काम करते हैं, इसलिए हम इसको मोटिवेशनल इनहांसमेंट थेरेपी बोलते हैं। एंड समटाइम क्या होता है कि हम खुद ही एज ए काउंसलर, मैंने बहुत सारे सेंटर्स में देखा है, और आप लोग जहाँ काम करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि क्या होता है कि जो काउंसलर्स हैं या जो रिहैब का स्टाफ है, वो भी नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो एडिक्ट है, ये तो कभी ठीक नहीं होगा, इससे ये तो कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह के, तो क्या करना है, इवेंचुअली यू आर डिमोटिवेटिंग योर क्लाइंट। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं होगा, और वो वैसे ही हेल्पलेस है, वो ठीक चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा, तो क्या होगा? दैट इज ए नेगेटिव थिंग दैट वी शुड अवॉइड। आई थिंक यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? कभी देखा है इस तरह का? बोलते हैं कि शराबी है, ये तो छोड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, एक तो होता है एक्सेप्ट करना, कि जहां हम एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं कि आई एम एडिक्ट। कई बार सेशंस वगैरह में इस तरह के सेशंस होते हैं, दैट इज ओके। बट इफ समवन एल्स इज डूइंग कि यू विल नॉट बी, एंड यू डोंट हैव दैट मच इनसाइड, एंड एवरीवन इज सेइंग लाइक दैट, तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेटिंग पीपल टू चेंज इज ए चैलेंजिंग टास्क, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी। Absence of this desire to change and frequent lapses can often be a source of frustration. क्या होता है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम एडिक्शन के साथ काम करते हैं तो हमारे भी फ्रस्ट्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि
बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, आप बात करें क्योंकि आपको तो बोल के जाएंगे सर मैं तो छोड़ दूंगा, अब मैं समझ गया हूँ, अब बिल्कुल नहीं छूऊंगा, मैं समझ गया, अब तो पीनी ही नहीं है कभी, या अभी अब तो कभी भी ड्रग नहीं लेना है। लेकिन जैसे जैसे वहां से गए, आफ्टर ए वीक यू विल गेट सम टाइम इन ए डे also I have seen, but in a week they will come back because they have taken they got relapsed, they have taken the drug or alcohol, whatever they were taking. So when you work with them, so there are chances you will also get frustrated. But understand one thing, and you will find they have no desire to change his behavior or her behavior. So to understand one thing, you can do your work, you can try your best, you can give your best, but the like onus of the change, यानी change की जो responsibility है, that is with the client. सो हमारा फोकस ये होना नहीं चाहिए कि हम कितने क्लाइंट ठीक कर देंगे या सारे क्लाइंट को हम ठीक कर देंगे काउंसलिंग से, कि मैं बहुत अच्छा काउंसलर हूं तो सब ठीक कर दूंगा मैं। अगर वो रखेंगे एटीट्यूड तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपना काम बेहतर से बेहतर तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, अपना 100% देंगे, एंड बाकी जो आपका क्लाइंट है उसको देना है। यू कैन ट्राई, but they will change or not, that is up to them, but definitely we will help them to change. That we have to understand, otherwise you will get frustrated. ठीक है। The next point is brief and timely intervention are more effective than long term intensive therapies. तो ऐसा नहीं कि सालों तक चल रहा है, वो भी नहीं है। ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ इन ए सेंस कि 2 महीने 3 महीने जो भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा कर देंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा। सम टाइम पीपल डू कि 2 साल 4 साल के लिए कर रहे हैं तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी इज एम्प्लॉयड एज एन एडजंक्ट टू अदर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अच्छा, मोटिवेशनल एमईटी का जो है मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी की प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको इसको किसी और ट्रीटमेंट के साथ, चाहे वो आप थेरेपेटिक कम्युनिटी यूज कर रहे हैं, चाहे आप 12 स्टेप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप दोनों ही केसेस में इसको यूज कर सकते हैं, या कोई और प्रोग्राम आप कर रहे हैं। बिकॉज मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी जो है वो एक्लेक्टिक अप्रोच, एक्लेक्टिक मींस दे बोरो डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ट्रीटमेंट, मोड्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स। सो इसको हम एक्लेक्टिक दें, तो आप इनको डिफरेंट, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको अकेले यूज करेंगे। इसको आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन के साथ में यूज कर सकते हैं, इसको आप 12 स्टेप प्रोग्राम्स के साथ यूज कर सकते हैं, इसको आप थेरेपेटिक कम्युनिटी के साथ यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ए गुड थिंग इन मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी। तो नाउ this is the new thing that is coming up, so that we will take in other class, right? Because वो complete नहीं होगा। Now we are getting in more into motivation enhancement therapy and how we resist all those things that we are going to do। ठीक है, तो ये 2 स्लाइड्स कर लेते हैं, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन क्या है कि एनीथिंग दैट लाइक आप कह सकते हैं जहां पे आप कुछ हेल्प सीख करते हो, कुछ करने के लिए आप एक्टिवेट होते हो, दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन अंडरस्टूड एज ए स्टेट विद विच वन सीक्स हेल्प। अगर हम इस केस में बात करें तो कितना मोटिवेटेड है पर्सन। ठीक है, इनिशियली अब ये माना जाता था पहले कि ये तो मोटिवेटेड ही नहीं होते हैं, मोटिवेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी ऑल रजिस्ट टू चेंज। जैसे आपका प्रमोशन हो गया, या आपकी मैरिज हो रही है, या आपको नया जॉब हो गया है, तो यूजुअली व्हाट टेंडेंसी एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव, वी रजिस्ट। हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में, कंफर्टेबल कंडीशन में हम हैं, उसी कंडीशन में हम लोग रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक तो होता है हमारा, अगर हम देखें तो अब क्या रहता है कि तो जब नॉर्मल पर्सन चेंज को रजिस्ट करते हैं, है ना, तो जिनको एडिक्शन है वो भी रजिस्ट कर सकते हैं, तो उसमें नई बात क्या है।
तो लेकिन यूजुअली हम लोग कई बार ये कह देते हैं या कहते रहे हैं कि इनको चेंज करना मुश्किल है और वी कैन नॉट चेंज देम, राइट। तो ये चीज हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। तो विद रिसर्चेस एंड ऑल वी केम अक्रॉस कि भाई जो हमारा मोटिवेशन है वो हम चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इनिशियली थोड़ा हम मानते थे कि नहीं कर सकते, शायद नहीं होगा, बट वी कैन चेंज द मोटिवेशन ऑफ पर्सन। तो और if they resist, तो this is a normal thing। ऐसा नहीं है कि they don't want to change but they resist because uh, this is a human tendency। When there is some kind of change we try to resist it। then other thing is like we have to understand the journey of user to non-user। तो motivation is recognized as the result of interaction। क्या है कि motivation interaction है आपके environment, है ना, आपके आसपास की चीजों का और आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है। तो इंटरेक्शन बिटवीन द सब्सटेंस यूजर यानी द पर्सन एज वेल एज you can say the people and environment around them। so it is an interaction of that। so suppose even if we are not able to change the person we can change the environment। so that is a positive thing। तो ऐसा नहीं कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज है कि जो वो पर्सन खुद है। मोटिवेशन इज ए थिंग जो वो करता है या हेल्प सीव करता है, दैट इज द थिंग। और नहीं हेल्प करता है, दैट इज द मोटिवेशन, है ना। तो वी कैन चेंज दैट थिंग, दैट मोटिवेशन लेवल कैन बी चेंज। सो ऑन दैट ओनली वी वर्क in motivation enhancement therapy। So that we will discuss in, we will start in next session। so if you have any question right now you can ask। No question, sir. हाँ, और आई होप समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर। वेदांत जी, एनीथिंग? नो क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे। ठीक है सर। ओके, मंडे बाय। हाँ जी, कमिंग मंडे ना? हाँ हाँ, कमिंग मंडे। वो आप अपने कैलेंडर में सेव कर हाँ लो, उसमें जो भी चेंज आएगा आपको मिलता भी रहेगा, है ना। ठीक है सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू।
মই এইটো ভুল কৰিলো চাৰ্জত লগাই ল'ব লাগিছিলে মই নিজৰ চাৰ্জ মাতহে কৰি যাব কেই পিচ দিছে তুমি কিমান খাবা কি পিচ খাবা য়েছ মোক কিন্তু কোৱা হয়তো মোক বাচি আনিছিলো মই পাহৰি থাকিলো আই লাভ মাছ মই হেৰি কৰিম নেকি কিনি আনি দিম নেকি ভাজোতেতো বেছি টাইম নালাগে নহয় মই চেণ্টাৰত ভাজাই পেলাই দি দিম দাদা আছে মানে পাইছো ইলিগেল ৱেপন মোৰ এইটো মোৰ মই পहिले কৈ এইটো মোৰ অথনি তাক ধমকি ফ্ৰিজৰ পানী চলি থাকে চকলেট ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি পেলাই এইটো মোৰ ইলিগেল ৱেপন এইটো মিট চেক এইটো ইয়াতে পালে মিট চেক এইটো দেখাইছো নহয় তোমাক ফলটো মই হ'ব মোৰ নিচিনা ধুনীয়া হয়নে ইয়াতে শাক চাক ওলাই দেখোন মই নলবাৰীৰ ফালে মাইকীবিলাক দেখিলে ধুন্দুৰি চন্দুৰি ভাবিয়ে নাজানো এইটোতো এইকেইটা নগৰীয়ে গৈছে কচোন মই ট্ৰেন্সত সোমোৱাৰ আগতে ৰজনীটো সোমাইছে তেনেকা তলত নহয় এই চিঙৰ পক্ষত এইটো থৈ যাওঁ আমি যাতো মই চলাই দিম হ'বনে হা এই তাত থৈ দিম নি তোমালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত নালাগে নালাগে দিয়া হা তোমালোকৰ তাৰপৰা গাড়ী ওলালে কেনেকৈ হ'ব পাৰিব
No, kagaya sa tapos mo dito po input ka ba? Pwede ba? Kasi trailer na dito sila namin sutro gusto dati. Ako niya na what? At mga reply niya na sa susunod pa man kamo. So, इससे कुछ reply नहीं जैसे से कुछ देना डॉक्टर मौके तो कोई देना